कंपनियों को धंधा मिलेगा, हमारे जो उपभोक्ता है वो बाहर की चीजें कम खरीदेंगे, अपने यहाँ बनते हुए चीजों को ज्यादा खरीदेंगे। अगर हम टैरिफ लगाते हैं तो बाहर के कंपनियां जो हमें सीधा सीधा एक्सपोर्ट करते हैं बनी बनाई चीजें, वो बजाय उसके वो यहाँ आके अपना फैक्ट्रियां लगाएंगे। जैसे वोल्क्सवैगन, मर्सिडीज, ये सब कार कंपनी यूरोप के हैं, उन्होंने कल ही अनाउंस कर दिया कि वो लोग अभी अमेरिका में अपना प्रोडक्शन प्लांट एक्सपेंशन का प्लान देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तर्क है, ये एक तर्क है। दिक्कत ये है कि जितनी उम्मीद इस तर्क में है, आज के समय में ऐसा जगतीकरण हो गया है कि वो इतना सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स ऐसे बने हुए हैं कि आप इसको इस तरह से अचानक टैरिफ्स वगैरह बढ़ाकर इस तरह से आप नहीं कर सकते हो। और दूसरा जो टैरिफ रेट्स है, मैंने कल समझाया था आपको, ये कोई टैरिफ को लेकर ये टैरिफ रेट्स इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, ये एक बड़ा अजीबो टाइप का गणित लगाए हैं, और जो कि आने वाले दिनों में उसको भी चैलेंज किया जाएगा। और कई सारे देश उसके ऊपर काउंटर मेजर्स भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो करना चाह रहे हैं ये इतना सिंपल चीज नहीं है। ये एक तरफ कहते हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, और टैरिफ लगाने से देश के अंदर चीजें महंगे होंगे, इन्फ्लेशन हाई होगा। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मुझे डॉलर को वीक करना है, डॉलर वीक करने से अमेरिका की एक्सपोर्ट्स जो है वो विश्व बाजार में कॉम्पिटिटिव होगी। लेकिन जब वो कहते हैं कि डॉलर को वीक करना है, साथ साथ वो ये भी नहीं चाहते हैं कि चाइनीज करेंसी स्ट्रांग हो जाए या कोई और करेंसी जो है वो ग्लोबल करेंसी बन जाए। तो वो चाह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं? एक कुछ विश्लेषकों ने इसके बारे में बड़ी डिटेल में बात की है। दरअसल में इसमें एक बड़ा खेल क्रिप्टो करेंसी का है, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इन्वेस्टेड है, इलन मस्क इन्वेस्टेड है। ये एक बहुत बड़ा खेल है। अमेरिका में कुछ बड़े पूंजीपतियों का भी खेल है। वो हम आपके साथ अलग से विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए, ये खेल कोई ऐसे पागलपंथी का खेल नहीं है। इसके पीछे बड़ी सोची समझी रणनीति है। लेकिन राजेश, वो रणनीति, ये बताइए, हाँ, ये बताइए कि अमेरिका ने लगाया चाइना के ऊपर, चाइना ने 34% का वो लगा दिया उनके टैरिफ इंपोर्ट पे, हाँ। और उसने 11 कंपनी के बारे में कह दिया तो अनरिलायबल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर हमारा जो आम दर्शक है जिसको समझना चाहता है कि अमेरिका ने एक तरीके से हमला किया चीन के ऊपर, चीन ने जवाब पलट के जवाब दे दिया, क्या हम आने वाले दिनों में इस जंग का, ये जो टैरिफ वॉर है चीन और अमेरिका के बीच का, जिसमें यूरोप भी शामिल होने वाला है बहुत जल्द, उसका क्या असर होगा? भारत के ऊपर क्या असर होगा? पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर होने वाला है? क्या चीजें बहुत बेतहाशा महंगी हो जाएंगी? क्या चीजें हमारे मार्केट से गायब हो जाएंगी? भाई, जब इतना जबरदस्त टैरिफ लगेगा तो कौन हमारे मार्केट में आएगा और कौन किसी दूसरे के मार्केट में जाएगा? जो उसका एक सिंपल आंसर है, वो है कि वर्ल्ड वाइड डिसरप्शंस, वर्ल्ड वाइड डिसरप्शंस। अब आप चाइना की जिक्र किए, चाइना ने 34% लगा लिया। अमेरिका में एक स्टेट है नॉर्थ डेकोटा, जो कि सोयाबीन प्रोडक्शन का एक बड़ा सेंटर है। वहां का जो सोयाबीन प्रोड्यूस होता है उसमें से 60 से 70% चाइना इंपोर्ट करती है। अब जो चाइना ने जो काउंटर टैरिफ लगाया 34% का, अब नॉर्थ डेकोटा का फार्मर्स एसोसिएशन कह रहा है कि अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चाइना को सोयाबीन बेचना, क्योंकि ये 34% टैरिफ के चक्कर में हमारा सोयाबीन वहां महंगा हो जाएगा, ब्राजील से जो सोयाबीन जाता है चाइना में वो सस्ता हो जाएगा। तो अब हम क्या देखेंगे कि हो सकता है ब्राजील इससे बड़ा फायदे में आ जाए और चाइना के जो इंपोर्टर्स है वो ब्राजील की तरफ देखने लग जाए। और अगर वो ब्राजील की तरफ देखते हैं तो अमेरिका के जो सोयाबीन एक्सपोर्ट्स है वो कहां जाएंगे? आपको बता दूं कि ये जो इंडिया का और अमेरिका की जो बातचीत चल रही है,
ये जो कृषि को लेकर, एग्रीकल्चर को खोलो लेकर जो बड़ी दबाव ट्रंप डाल रहे हैं, उसमें एक बड़ा आइटम है सोयाबीन। और इंडिया उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि अगर कहीं हमने सोयाबीन इंपोर्ट अलाउ कर दी यहाँ पे, महाराष्ट्र वगैरह में तबाही, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ पे हमारे किसान बड़े सारे पैमाने पे सोयाबीन प्रोड्यूस थे, तबाही मच जाएगी, वो कम्पीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये दबाव अब आने वाला है, तो इस तरह से कई सारे अलाइनमेंट्स, रीअलाइनमेंट्स विश्व भर में होने लगेगा। होता क्या है इससे कि हर जगह अनसर्टेनिटी हो जाता है, कोई चीज प्लान नहीं कर सकता है। अब आप देखिए, जो इन्होंने टैरिफ लगाया, जब पूछा गया कि भाई ये हमारे बॉम्बे एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, अपना गुजरात के सारे जो एयरपोर्ट से, सी पोर्ट से, वहां से सामान कंटेनर में लोड हो चुके होंगे। अमेरिका पहुंचते पहुंचते वो उनको कितना दिन लगता है, आपको पता है? हाँ? अब ये बताया गया कल कि जो अगर समंदर के बीच में जो शिपमेंट है उनका क्या होगा, तो उन्होंने कहा भैया अप्रैल 9 तारीख तक जो पहुंच गया उसको पुराना टैरिफ लगेगा, अप्रैल 9 के बाद जो है आगे वाला टैरिफ लगेगा। तो इस तरह से, और इससे पूरा गड़बड़ हो जाता है। जिसके जहाज निकल चुकी है कांडला पोर्ट से, पता चला वो अप्रैल 9 तक नहीं पहुंचेगा, तो हम उसको दुबई पोर्ट पे रोक देंगे, फिर वापस ले आएंगे। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के माहौल में व्यापार नहीं होता है, बिजनेस प्लानिंग नहीं होता है, और उसी से वही चीज जो है आर्थिक मंदी को और बड़ा बनाता है। तो सीधी सीधी बात करें तो ये काउंटर मेजर जो आपने आज चाइना से देखा, आने वाले दिनों में दूसरे देशों से भी देखेंगे, और ये एक तरह से बड़ी अनिश्चितता आने वाले कुछ महीनों में चलेंगे, और खास करके हमारे हिंदुस्तान के लिए और ये कंसर्न का मैटर है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी पिछले 2-3 क्वार्टर से स्लो हो चुकी है। तो हम यही था कि अगर एक स्टेबल ग्लोबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है और ग्लोबल एनवायरनमेंट और अनस्टेबल होता है, तो हमारे लिए और हमारे कठिनाई और बढ़ जाते हैं। माफ करेगा राजेश, में एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैं अभी न्यूयॉर्क टाइम्स से पढ़ रहा हूँ, जिसका हेडलाइन है योर लाइफ विल नेवर बी द सेम आफ्टर दीज टैरिफ। यानी इन टैरिफ लगने के बाद आपकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रह जाएगी। ये अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर चिंता है। उसका पहला ही सेंटेंस है, these tariffs are going to hurt a lot. By my calculation, this round of tariff may be 50 times as painful as the ones Donald Trump instituted in his first. अमेरिका के अंदर भी जो इस वक्त चिंता है, जो वहां के लोग लिख रहे हैं कि जो टैरिफ आपने शुरू किया है, चाइना पे जो असर होगा, भारत पे जो असर होगा, वो तो बात की बात है, बट उसके पहले बर्बादी तो अमेरिका के अंदर दिखाई पड़ रही है। अमेरिका में किसकी बर्बादी होगी सबसे ज्यादा, सोचिए। जो अमेरिकन स्टोरी है वो अमेरिकन मिडिल क्लास की स्टोरी है। अमेरिकन मिडिल क्लास की स्टोरी क्या है? अमेरिकन मिडिल क्लास की स्टोरी ये है डेट सपोर्टेड कंजम्पशन स्टोरी। ये जो पूरा दुनिया, एक तरह से आप अगर देखें तो हो क्या रहा है, पूरा दुनिया भर से लोग अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। बचे कुछ 3-4 कंट्री छोड़ दे तो हर किसी के साथ अमेरिका की ट्रेड डेफिसिट है, और ट्रंप यही कहते हैं कि मुझे ये ट्रेड डेफिसिट ठीक करना है। लेकिन ये ट्रेड डेफिसिट क्यों है? ट्रेड डेफिसिट इसलिए है कि अमेरिका की उपभोक्ता जितना अमेरिका खुद बनाती है उससे ज्यादा वो कंज्यूम करता है। और वो किस तरह से कंज्यूम करता है? उसके पास पैसे नहीं है। ज्यादातर अमेरिका की कंजम्पशन डेट सपोर्टेड है, उधार लेकर, क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी है वो। और वो जो डेट है वो अमेरिका के सरकार के ऊपर बैठता है, इसलिए अमेरिका के सरकार का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। अमेरिका की सरकार की बजट की डेफिसिट दुनिया के अंदर सबसे बड़ा है। फिर भी अमेरिका की इकोनॉमी सबसे अट्रैक्टिव इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि पूरा दुनिया चाहती है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था फेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की कंज्यूमर के चलते हमारी धंधा चलती है। तो जो ट्रंप कर रहे हैं वो ये जो अमेरिकन ड्रीम
मिडिल क्लास ड्रीम, डेट एलिजिबल मिडिल क्लास, वो खत्म करना चाह रहे। जब ये आप लेख पढ़ा के सुना रहे थे, लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन, पूरे पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर पिछले 80 साल में, 70 साल जो कि ले लीजिए, 75 साल ले लीजिए, जो अमेरिकन कंज्यूमर है, अमेरिका का उपभोक्ता है, उसकी जो लाइफस्टाइल, उसकी जो ड्रीम जो परस्यू किया है, वो एक्चुअली एक डेट सपोर्टेड कंजम्पशन का कहानी है। और शायद ये जो लाइफ विल नॉट बी द सेम अगेन जो न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, वो इस चीज के तरफ संकेत कर रहा है कि अमेरिकन मिडिल क्लास अब वो बन के नहीं रहेगा अगर ट्रंप ने जो किया है उस पर टिके रहे। और बट राजेश, हमारे जो जो भारत के दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको मतलब हवाई जहाज तो टेक ऑफ कर गया है, अब बेल्ट तो टाइट कर दी है, लेकिन क्या बेल्ट ये जो है ये निकलेगा या बंधा ही रहेगा, या हम टर्बुलेंट में चलते रहेंगे लगातार? क्या करना चाहिए? एक आम अगर इन्वेस्टर है जो ट्रेड मार्केट में, शेयर बाजार में पैसे लगाता है, या जो मिडिल क्लास है जो पैसे कमाता है, अब किसी तरीके से जिंदगी चलता है, उसको कैसी तैयारी करनी चाहिए? फॉरगेट अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है। कम से कम 1-2 साल के लिए तो स्टॉक मार्केट से आप पैसा बना सकते हैं, ये उम्मीद छोड़ दीजिए। लेकिन पैसा बड़ी बात नहीं है। मैं इसलिए आपको अमेरिकन मिडिल क्लास की बात कर रहा था क्योंकि जो सपना पिछले 3 दशकों में, खास करके जब से हमारी आर्थिक उदारीकरण हमारे अर्थव्यवस्था की हुई, तब से हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग का सपना भी कुछ अमेरिकन ड्रीम से अलग नहीं है। हम भी वही अमेरिकन ड्रीम को एमुलेट करना चाहते हैं। हमें 2-2 गाड़ियां चाहिए, हमें घर चाहिए, ईएमआई ड्रिवन घर चाहिए, हम इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन बैक्ड एजुकेशन करना चाहते हैं। तो ये जो अभी अमेरिकन ड्रीम टूटते हुए हमें दिख रहा है अमेरिका में, उससे हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग को कुछ लेसन्स ले लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से एक इंडियन मिडिल क्लास का जो एस्पायरिंग ड्रीम था वो भी टूट रही है। क्योंकि इंडियन मिडिल क्लास का ड्रीम तो, अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ इंडियन मिडिल क्लास ड्रीम पिछले 2 दशक में ये हो गया है कि भाई अमेरिका में बेटा पहुंच गया है कि नहीं, दामाद अमेरिका से आए कि नहीं। अब देखिए, दामाद चुनने पर भी ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं कहूंगा कि यहाँ पे इंडियन मिडिल क्लास विल बी बेटर ऑफ कि आगे दामाद चुने तो देखिए चाइना में नौकरी वोकरी है कि नहीं, अमेरिका की दामाद कम देखा कीजिए। बिल्कुल। तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर बाजार में शेयर खरीदना चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं जब शेयर बाजार नीचे जा रहा है तो दैट्स आइडियल टाइम टू बाय शेयर्स, या नौकरी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उत्साह में आके कहीं कोई किसी ने कुछ बात कह दी, नौकरी छोड़ के घर बैठ जाते हैं, इस तरीके का, या कोई अचानक कोई बड़ा मकान खरीद दिया उन्होंने, कोई बड़ी गाड़ी खरीद ली। अरे नहीं सर, अगर आप कहते हैं कि इंडियन मिडिल क्लास को क्या करना चाहिए, इंडियन मिडिल क्लास को देश को सुधारने में लग जाना चाहिए। ये तो होने वाला नहीं है। ना मैं सही बात कह रहा हूं। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, पूरा दुनिया भर के सारे राष्ट्र नेता डोनाल्ड ट्रंप के जिनको बोलना था सब लोगों ने बोला। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने इतने कड़ी शब्द में ये ट्रंप टैरिफ्स की निंदा की, चाइना ने कहा, फ्रांस के लीडर ने कहा, मैक्रॉन ने कहा, जर्मनी ने कहा। हम तो इन लोगों से ज्यादा करीब नहीं है ना अमेरिका के, हम अभी तक एक लफ्ज नहीं निकाले हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते तो हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई विजन नहीं है। हम सोचते हैं ये कोई सब्जी मंडी का व्यापार निगोशिएशन नहीं है, ये पॉलिटिकल निगोशिएशन है। आप देखिए, आप आज टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए, इसके साथ साथ मीडिया भी जुड़ा हुआ है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइन लगा है, इंडिया स्लैप्ड विथ टैरिफ, अदर्स पंच्ड। वही मैंने कहा ना, हमें पीठ पे मारा, बाकियों को पेट पे मारा, और हम उससे खुश हो रहे। ये कितना शर्मनाक चीज है। हिंदुस्तान की सबसे लीडिंग अखबार नहीं पूछ रही है, कोई जर्नलिस्ट नहीं पूछ रही है कि भाई भारत सरकार के तरफ से, भारत सरकार क्यों नहीं कहा अभी तक कि
डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वो गलत किया है। हम्म, जब वो भी नहीं बोलना चाहते हो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत जो है 52% चार्ज करता है टैरिफ। ये सरासर गलत नंबर है, वो नंबर बेसिस नहीं है, ये फेक न्यूज। उन्होंने वो जो चार्ट निकाला, वो चार्ट का जो पहला कॉलम था वो एक सेट ऑफ फेक न्यूज है। हम्म, आप उसको कंटेस्ट नहीं कर रहे हो कि किस तरह से आप 52% पे पहुंचे, हमें बताइए। ये 52% नहीं है। आप बोलना नहीं चाह रहे हो, आप सोचते हो आप चुप रह जाओगे तो ट्रंप के दया से आपको कुछ मिल जाएगा। आप दया के पात्र बनना चाह रहे हो। ये विश्व बाजार में सब एक है, ये कमिटी ऑफ नेशंस है। हमारा अपना ही राइट है चीजों के ऊपर। हमें निगोशिएट करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, हमारे रुख जब पड़े तो दिखाना चाहिए। और आपने कहा मिडिल क्लास, तो मैं कह रहा हूं मिडिल क्लास को अब ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारा सरकार क्या कर रही है। हम्म, हम ये हर समय टैरिफ्स का शेल्टर में क्यों रहना चाहते हैं। एक तरह से मैं कहता हूं कि जो ट्रंप ने किया है, जैसे हमारे वरिष्ठ हमसे सीनियर जो है शेखर गुप्ता ने, उन्होंने दरअसल ये चीज कहा है कि जैसे 1991 में बीओपी क्राइसिस हुआ था तो बड़े सारे चीजें सही बैठ गए थे, उस तरह से ये ट्रंप आपको फोर्स कर सकता है कि भाई आप अपनी चीजें सुधारें। और कल भी हमारे शो में जब बात हुई थी, हमें हमारे बिजनेसेस को कॉम्पिटिटिव बनानी पड़ेगी। हमारे स्टॉक मार्केट को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पैसे के ऊपर कम डिपेंडेंट बनानी पड़ेगी, जो बन भी रही है। ऐसा ये जो गिरावट आप देख रहे हैं, इसलिए कि पैसा निकाल के चले जा रहे हैं वापस अमेरिका। हम इतना वल्नरेबल क्यों हो। जो मोदी जी ने कुछ साल पहले जो नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत, उसको नारा ना रखकर उसको सच्चाई में पलटने की कोशिश करिए। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए सचमुच, ताकि आत्मनिर्भर का अपने सुविधा हो एक नारा के रूप में यूज करें। हम देखना चाहते हैं, और मिडिल क्लास का वही रोल होता है। मिडिल क्लास का रोल केवल अपना पूंजी कैसे बचाए उसके ऊपर नहीं होता है। मिडिल क्लास 50s 60s 70s में बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, अपने दर्शकों को दरअसल हम बताना चाहते हैं कि ये जो पूरी डिबेट जो बातचीत राजेश से कह रहे हैं, वो लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि आने वाले दिन बहुत खराब हो सकते हैं। सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं, सिर्फ चीन के अंदर नहीं, सिर्फ यूरोप के अंदर नहीं, बल्कि भारत में। क्योंकि आज की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो इंटीग्रेटेड है, यानी अगर चीन में कुछ होगा तो भारत पर असर पड़ेगा, अमेरिका में कुछ होगा तो भारत पर असर पड़ेगा, वहां की अगर कोई कंपनी नीचे गिरेगी तो उसका असर भारत में होगा। तो ये असर हाँ अभी भारत में उतना ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है जितना अमेरिका के अंदर या दूसरे की दुनिया के दूसरे शेयर बाजार में दिख रहा है। लेकिन अगर वहां खून खच्चर हो रहा है, अगर वहां रिसेशन यानी मंदी की आशंका लगातार बढ़ती जा रही, उसके साए बढ़ते जा रहे हैं, तो यकीन मान लीजिए 2008 की तरीके से भारत में भी उसका असर होगा और भारत की भी स्थिति खराब होगी। बड़े पैमाने पर यहाँ बेरोजगारी भी हो सकती है और कई कंपनियों की हालत खराब हो सकती है। मैं दिवालिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई कंपनियों की हालत खराब हो सकती है। बड़े पैमाने पर लोगों की छटनी हो सकती है, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉइज को रातों रात छटनी कर देती है। हजारों की संख्या में छटनी हो रही है, वो भी हो सकता है। इसलिए आप अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अपनी अर्थव्यवस्था को खुद मैनेज करना करें और ठीक से मैनेज करें, भविष्य की प्लानिंग के साथ मैनेज करें। ये नहीं कि आज आप पैसा आया तो आपने अचानक बड़ी गाड़ी खरीद ली, आपने बड़े 4 कमरे का मकान खरीद लिया और कुछ महीनों के बाद पता चला आपकी नौकरी चली गई, आप सड़क पर आ गए, फिर आप क्या करेंगे। तो इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम अपने दर्शकों को बता सकें खबर